नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 20 तारीख तक कोई कार्रवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का चढ़ा पारा, कहा परेशान करने का ये नया तरीका इजाद कर रखा है। और दोस्तों इसी के साथ में फटकार भी लगाई गई है, बताएंगे विस्तार से पूरी जानकारी। उसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर देश भर के अंदर हुए नीट के एग्जाम के दौरान हिजाब उतरवाने के मामले को लेकर हुआ है जोरदार विरोध। एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गया है दोस्तों। इसी के साथ में डीएमके ने सरकारी कार्यक्रम में हिंदू पूजा कराने का किया है जोरदार विरोध। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी करने वाली है हल्ला बोल। और साथ ही साथ दोस्तों बंगाल में हो गया बीजेपी का खेला, कई सारे विधायक सांसदों ने कर दिया विपक्ष के समर्थन में क्रॉस वोटिंग। इसके बारे में पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द मोहम्मद जुबैर के मामले को लेकर दखल देना चाहिए और सारे के सारे FIR रद्द करके जमानत दे देनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है तो दूसरा मामला दर्ज कर लिया जाता है और गिरफ्तारी कर ली जाती है। इसके साथ ही जुबैर को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उनके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं। मोहम्मद जुबैर को लेकर 5 सख्त टिप्पणी की गई है। दोस्तों जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है, हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे और तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई या कदम नहीं उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस को ये हिदायत दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से ना रोके, सभी FIR की सामग्री एक जैसी लगती है। जिस क्षण उन्हें दिल्ली से सीतापुर में जमानत मिली वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गई। यह दुष्चक्र परेशान करने के लिए चलाया जा रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सॉलिसिटर जनरल जो सरकार का पक्ष रख रहे थे यहाँ एक अन्य मामले में थे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन हमें नोटिस जारी करना पड़ेगा। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए साथ ही सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में सहायता करने के लिए कहा है। दोस्तों कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये तगड़ा झटका है, जहाँ पर 5 FIR पर कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। अब जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है मोहम्मद जुबैर को लेकर, और जल्द ही आप देखेंगे मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी जाएगी। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहाँ पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को परेशान करके रखती है दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर बंगाल के अंदर उल्टा होता है। भाजपा के कई सारे नेता और बड़े बड़े दिग्गज लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। NDA की ओर से उतारी गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के अंदर विपक्षी नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है दोस्तों, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा नजर आया पश्चिम बंगाल के अंदर, जहाँ पर पार्टी के कई विधायक और सांसद ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दिया है। TMC के सीनियर नेता ने दावा किया है कि TMC समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में भाजपा के 7 विधायकों और 2 सांसदों ने वेस्टिन होटल में रात गुजारी थी। अब वे मतदान के दौरान NDA कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की बजाय विपक्षी नेताओं के पक्ष में वोट करेंगे, यानी यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ये जानकारी सामने आने के बाद भाजपा के अंदर हड़कंप मच गया है दोस्तों, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता TMC की तरफ रुख कर चुके हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी पूरी तरीके से बिखरती चली जा रही है दोस्तों। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि और मामले इस तरीके के सामने आएंगे। क्रॉस वोटिंग को लेकर एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र में नीट के दौरान छात्राओं से हिजाब उतरवाने के मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में हिजाब को लेकर विवाद हुआ है। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया है कि रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा के दौरान उनके बुर्का और हिजाब को उतरवा लिया गया। इस मामले को लेकर कुछ छात्राओं के स्वजन ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने कहा है कि नीट के लिए वासिम जिले के 6 केंद्र बनाए गए थे। बुर्का और हिजाब उतरवाने की घटना मातोश्री शांताबाई गोटे कॉलेज में हुई है। छात्राओं ने कहा है कि यहाँ तैनात कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इस दौरान कर्मियों ने बुर्का और हिजाब उतरवा कर रखने के लिए कहा और इसे काटने की चेतावनी भी दी है दोस्तों। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर अब जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि शिकायत करने वाली छात्रा ने मीडिया से बात करते हुए कई सारी और बातें कही है, जो एक बार फिर से इस मामले को चर्चा का विषय बना चुकी है दोस्तों, और कई सारे लोग इस पर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर तमिलनाडु के अंदर DMK के सांसद ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान हिंदू रीति रिवाज से भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। इसका विरोध किया गया है दोस्तों। तमिलनाडु के धर्मपुरी लोकसभा सीट से राज्य के सत्तारूढ़ DMK के सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वह हिंदू रीति रिवाज से भूमि पूजन करने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी काम है, इसलिए हिंदू रीति रिवाज या किसी भी धार्मिक रीति रिवाज से पूजा नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि ये सेक्युलर एक्ट होता है, स्टेट का काम है, राज्य का काम है। इस पर दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइए। क्या उनका समर्थन करते हैं या आप लोग की कोई और राय है? जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। महाराष्ट्र के अंदर 9 से 15 अगस्त तक पद यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक राज्य के कई जिलों के अंदर पद यात्रा निकालेगी। साथ ही 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो कैंपेन भी चलाया जाएगा। पार्टी के एक शीर्ष नेता ने सोमवार को यह जानकारी दी है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन पर अकाली दल में ही बगावत हो गई है। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष अयाली समेत सभी विधायकों ने किया है मतदान का बहिष्कार। शिरोमणि अकाली दल का बादल गुट विवादों में आ गया है। दोस्तों पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष मनप्रीत सिंह अयाली ने राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। अयाली अकाली दल के अकेले नेता नहीं थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का बहिष्कार कर दिया है। उनके साथ अकाली दल के अन्य विधायकों ने भी मतदान का बहिष्कार किया है। इन लोगों ने कहा कि वे बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए पार्टी के फैसले से सहमत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की भूमिका थी पंथ विरोधी और पंजाब विरोधी मामले में। और दोस्तों अकाली दल के नेता की तरफ से लिया गया फैसला और सारे विधायक उनके साथ में खड़े हैं। कहीं न कहीं सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व को लेकर अब निशान लगने लगे हैं। दोस्तों क्या अकाली दल उनके कंट्रोल में नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए बताया कि मथुरा के अंदर सफाई कर्मचारी गुहार लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों कूड़े में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई दी, जिसके बाद कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले को लेकर रोते बिलखते हुए कर्मचारी कह रहा है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको सस्पेंड करना गलत बात है और मांग कर रहा है कि उसका सस्पेंशन वापस होना चाहिए। दोस्तों कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को इस मामले पर अपना फैसला वापस लेना चाहिए और उस व्यक्ति यानी उस कर्मचारी को वापस से उसके जॉब पर रीस्टोर कर देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार बिलखता जा रहा है। दोस्तों उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जैसा कि वो बता भी रहा है। और इस मामले को लेकर कार्रवाई कहीं न कहीं साफ तौर पर संकेत देती है कि देश के अंदर व्यक्ति पूजा इस कदर हो गई है कि एक व्यक्ति की नौकरी छीन ली जा रही है, ऐसी गलती को लेकर जो शायद उसने की भी नहीं है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट के माने तो शिवसेना ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा का समर्थन करने का ऐलान किया है। शिवसेना ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को समर्थन देने का ऐलान किया। पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को अपना समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने का ऐलान किया था। यह किसी भावना में आकर लिया गया फैसला नहीं है। द्रौपदी मुर्मू दलित महिला है और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। हमारे कई सांसद और विधायक भी आदिवासी है। मुर्मू के साथ भावनाएं जुड़ी है। हमारी पार्टी के नेता भी द्रौपदी मुर्मू के भावनात्मक जुड़ाव के कारण उनका समर्थन करने का ऐलान किया था, लेकिन अब हम विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, यानी मार्गरेट अलवा का समर्थन किया जाएगा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर। एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने डॉक्टर आदित्य नारायण को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। 20 सालों से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे DU के प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर DU के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, DU की फाइनेंसिंग कमेटी के सदस्य प्रोफेसर JL गुप्ता, DU टीचर एसोसिएशन, DU के अकादमिक काउंसिल के सदस्य ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और कांग्रेस पार्टी के पहले ये सभी नेता हुआ करते दोस्तों, लेकिन अचानक से अब आम आदमी पार्टी का रुख इन्होंने किया है, तो कहीं न कहीं पार्टी इससे और मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा कि 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, फाइनेंस कमेटी के मेंबर समेत हमने ये फैसला लिया है कि राष्ट्र के परिपेक्ष्य में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति बेहतर योगदान दे सकते हैं, कुछ इनोवेटिव काम कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन में दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया है। अब यूनिवर्सिटी में भी कुछ बड़े काम करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग यूनिवर्सिटी में ग्रांट के काम पर और ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, शिक्षा से ही सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों जब अग्निवीरों को कोई आरक्षण ही नहीं मिलना तो फिर उनसे क्यों जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है? JDU के नेता ने रक्षा मंत्री से अपील की है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? अब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान तो है नहीं। संबंधित विभाग के अधिकारी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। यानी दोस्तों जब आरक्षण नहीं मिल रहा तो जाति पूछने का क्या मामला है और प्रमाण पत्र मंगवाने का क्या कारण है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब देखते हैं किस तरीके से राजनाथ सिंह देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये सवाल पूछा है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो मिलिंद खांडेकर ने बताया है कि विधायकों के बाद अब शिवसेना के सांसदों ने भी बगावत कर दिया है। 19 में से 14 सांसद एकनाथ शिंदे गुट की बैठक में मौजूद रहे। 55 में से 40 विधायक शिंदे गुट के साथ पहले ही मौजूद है दोस्तों। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के लिए अच्छी खबर नहीं है। लगातार पार्टी पर उनका शिकंजा कमजोर होता
जा रहा है। देखते हैं आगे आने वाले समय में किस तरीके की अपडेट, किस तरह की खबरें सामने आती रहती है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो डेयरी प्रोडक्ट्स की बड़ी कीमत पर बीजेपी के नेता ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना कहा आहत कर रहे हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक बैठक की जिसमें डेयरी प्रोडक्ट पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यानी बीते कल यानी सोमवार से ही ये आदेश लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों इससे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, लस्सी और पनीर महंगे हो जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाने को लेकर अखिलेश यादव और वरुण गांधी समेत कई नेताओं ने अपनी सरकार पर तंज कसा है। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच में लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकान में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेब और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। इस सवाल को लेकर उन्होंने फिर से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान से मारने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और धमकियां दी जा रही हैं। इस तरीके से दोस्तों नुपुर शर्मा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखते हैं इस बार किस तरीके से जज जवाब देते हैं। आप लोग को क्या उम्मीद है लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम कदम और आनंद राव अड़सूल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण रामदास कदम और आनंद राव अड़सूल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। शिवसेना प्रमुख ने दोनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासन दे दिया है। रामदास कदम जहां शिवसेना के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, वहीं पर आनंद राव पूर्व सांसद रहे हैं। दोस्तों पार्टी से निकाले जाने पर रामदास कदम ने पार्टी को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। वहीं पर अभिजीत अड़सूल ने दावा किया है कि उन्होंने आगे से ही शिवसेना के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था, उनको बाहर नहीं निकाला गया है, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ में दो दिग्गज नेता और कम हो गए। दोस्तों कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए आज तक के इतिहास में शिवसेना के सबसे ज्यादा मुश्किल वाला दौर चल रहा है। देखते हैं उभर कर आ पाते हैं या नहीं आ पाते। वहीं दोस्तों दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी का कसा शिकंजा, पत्नी से पूछताछ शुरू। सत्येंद्र जैन वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार यानी बीते दिन मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से पूछताछ की है। इससे पहले ईडी ने पूनम जैन को 14 जुलाई को तलब किया था। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। दोस्तों और एक और बड़ी खबर की माने तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान हरभजन सिंह और गौतम गंभीर दोनों वोट डालने के लिए पहुंचे। कभी एक ही टीम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद है, जबकि गौतम गंभीर लोकसभा सांसद है। दोस्तों बीजेपी की टिकट से ईस्ट दिल्ली से चुनाव जीत कर आए हैं, तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा अब नजर आने लगा है। पहले एक ही पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। वहीं पर एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की अन्य मांगों को लेकर अब कमेटी बनाई गई है। दोस्तों किसानों और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ाने के लिए और फसल पर पैटर्न बदलने, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। हालांकि इसमें किसान नेताओं को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर लोगों के मन में एक सवाल है। समिति के अध्यक्ष पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल है। दोस्तों इसमें नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र, कृषि अर्थशास्त्री CSC शेखर और डॉक्टर सुखपाल सिंह, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता किसान भारत भूषण त्यागी, किसानों के प्रतिनिधि, संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्य के नाम इसमें शायद जोड़े गए हैं, जिसमें दोस्तों किसान संगठनों के सदस्य गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुड़ी प्रकाश, सैयद पासा पटेल को शामिल किया गया है। वहीं पर एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मुर्मू जी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मैंने जो बातें कही है वो पूरी तरीके से सच है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। दोस्तों तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बीजेपी ने विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुर्मू जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो एक अच्छी महिला है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके, लोकतंत्र को बचा सके। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मूर्ति कह दिया था, जिसको लेकर बीजेपी के लोग बवाल खड़ा कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव ने पूरे एसटी समाज का अपमान किया है। इस तरीके के दोस्तों चीजें कही जा रही थी, जिस पर तेजस्वी यादव ने भी अब क्लैरिटी दी है और बताया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि एक ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके, सरकार के तानाशाह को रोक सके। वहीं दोस्तों मंकी पॉक्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 मामले अभी सामने आए हैं। केरल के अंदर UAE से लौटे हुए व्यक्तियों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे दोस्तों, जिसके बाद अब पूरी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट हो गया है। एक और बड़ी खबर की माने तो बीजेपी की नेत्री सुल्ताना खान पर हमला हुआ है। बीजेपी की नेत्री है महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिला मोर्चा प्रमुख सुल्ताना खान पर रविवार को हमला हो गया। इस घटना में खान को चोट भी आई है। घटना के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। हालांकि खबर
खबर है कि हमले से घबराई भाजपा की नेत्री ने अभी तक बयान दर्ज नहीं कराया है। फिलहाल हमलावरों की अभी भी पहचान नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खान पर हमला रविवार रात करीब 11 बजे हुआ। इस दौरान वह पति के साथ डॉक्टर से मिलने जा रही थी। खबर है कि हमलावरों ने बीजेपी नेत्री की कार रोककर धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास किया है। देखते दोस्तों पुलिस की जांच में क्या मामला निकलकर सामने आता है। आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर ये है कि AIMIM और आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कई सीटों पर अच्छा दबदबा दिखाया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि ओवैसी और भाजपा मिलकर भारत को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ओवैसी पर फूटा कांग्रेस पार्टी के नेता का गुस्सा। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पिछले चुनाव में मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन दावे के मुताबिक वह भाजपा को पछाड़ना तो दूर की बात बराबरी तक नहीं कर पाई है। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। एक तरफ उन्होंने शहर में बीजेपी की तरफ शहरी ताकत को स्वीकार किया है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर बरसे हैं। दिग्विजय सिंह ने सोमवार को ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी और AIMIM का भी जिक्र किया है। उन्होंने बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी के हार का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां ओवैसी की पार्टी को 11,000 से अधिक वोट मिले और बीजेपी मामूली अंतर से चुनाव जीत गई कांग्रेस पार्टी से, तो ओवैसी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नगरों में भाजपा का प्रभाव सदा रहा है। 11 में से 3 पर कांग्रेस पार्टी जीती है, 7 पर भाजपा जीती है, 1 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। जहां आप जीती है, बीजेपी तीसरे नंबर पर आई है, वहां भी कांग्रेस पार्टी ही दूसरे नंबर पर थी। MP के पूर्व CM बुरहानपुर में कांग्रेस की हार को लेकर ओवैसी पर बरसे। उन्होंने लिखा कि बुरहानपुर के अंदर AIMIM को तकरीबन 11,000 के आसपास वोट मिले, जिसका फायदा भाजपा को हो गया और भाजपा केवल 338 वोटों से कांग्रेस से जीत गई। ओवैसी जी मुसलमानों को और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाले बयान देकर क्या बीजेपी की मदद नहीं करते? क्या ओवैसी हिंदुओं और मुसलमानों में बढ़ती खाई को और गहरा नहीं करते? ये सवाल पूछ रहे हैं दिग्विजय सिंह। लेकिन दोस्तों सवाल दूसरी ओर ये भी है कि AIMIM एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एक अपनी विचारधारा है, एक नेता है, एक कैडर है, कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ने का संविधान के तहत पूरा अधिकार है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को दूसरी पार्टियों पर ब्लेम डालने से बेहतर अपना प्रदर्शन अच्छा करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और ओवैसी को लेकर दिग्विजय सिंह ये जो बातें कह रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों और क्या समझ में आपको आता है? वहीं पर बच्ची ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया कि एकनाथ शिंदे की बोलती बंद हो गई। महाराष्ट्र के हाल फिलहाल में CM बने एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत करके असम के गुवाहाटी में डेरा डाल लिया था और कई हफ्ते के बाद वापस लौटने के बाद उन्होंने सरकार बनाई। और एक बड़ी खबर यह है कि इस दौरान शिवसेना की ओर से काफी तंज भी कसा गया है दोस्तों शिंदे को लेकर। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे से एक बच्ची पूछती है कि अगर मैं भी गुवाहाटी चली जाऊं और जो फ्लड आ रखा है उनमें जो लोग पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाऊं, तो क्या मैं भी CM बन सकती हूं? जिसका जवाब शिंदे नहीं दे पा रहे हैं और वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। शिवसेना ने भी इस मामले पर तंज कसा है। एक और बड़ी खबर की माने तो मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं चुना हुआ CM हूँ। सिंगापुर जाना चाहते हैं लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल यानी LG अलाउ नहीं कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री को वर्ल्ड सिटी समिट में हिस्सा लेने के लिए, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री को इतना अधिकार भी नहीं है कि वो दूसरे देशों में जाकर अपने सिटी के बारे में, अपने शहर के बारे में, दिल्ली के बारे में डिस्कस कर सके। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए दोस्तों और LG के फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। वहीं पर स्मृति ईरानी पर रांची में FIR, कांग्रेस की शिकायत पर हुआ है केस। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर सवाल उठाए थे, जिसमें वह राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी कर रहे थे। स्मृति ईरानी ने इस आदिवासी नेता का अपमान बताया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के चुनाव से ठीक पहले सोची समझी राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की नियत और डॉक्टर अजय कुमार की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तीनों ने सोची समझी साजिश के तहत सोशल मीडिया नेटवर्किंग हैंडल पर ट्विटर के सहारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश किया है। इसमें स्मृति ईरानी का भी नाम है दोस्तों। मामला भी दर्ज हो चुका है। वहीं पर GST बढ़ाए जाने को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से आग बबूला है। उन्होंने कहा कि तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। वहीं पर सर्वदलीय बैठक में अनुपस्थित रहे प्रधानमंत्री भड़की कांग्रेस पार्टी। कहा क्या ये असंसदीय नहीं है? प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में मौजूद ही नहीं रहते हैं दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ में पत्रकारिता कर रहे हो या पार्टी चला रहे हो, राजभर ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है। और सवाल जब पूछा गया तो अखिलेश यादव ने ये टिप्पणी की है दोस्तों। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटी समिट में जाना चाहते हैं, जिस पर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने तंज कसा है। तलाके हसन पीड़िता की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों क्या मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा बनने वाला है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ओवैसी और केजरीवाल को मिली बड़ी सफलता के बाद चर्चाएं तेज हो गई है। और इसी के साथ में पेगासस प्रोजेक्ट साल भर में कहां पहुंची भारत सरकार? स्पाईवेयर इस्तेमाल के जांच को लेकर अभी कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कोई भी
भी कुछ बड़ा प्रोग्रेस सरकार के बनाए गए टीम ने भी नहीं किया है। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।